शिक्षा फ्री है ऑलमोस्ट, आपका मेडिकल फ्री है, आपका बिजली फ्री है, पानी फ्री है। तो आप पहले इस चीज़ को डेवलप करो कि हम क्या पढ़ाएं कि वो आत्मनिर्भर बन के निकले वहाँ से। कोई भी मंदिर के नाम से नहीं, मस्जिद के नाम से नहीं जी सकता है। कोई विपक्ष न हो तो केवल विकास संभव ही नहीं होगा। नमस्कार, मैं आदर्श द गोरखपुर टाइम से। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच लोगों का जो मत है विभिन्न पार्टियों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर, वो हम जानने के लिए आए हुए हैं। बागागाड़ा स्थित एक चाय की दुकान है, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ युवा लोग बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे कि चुनाव का क्या मुद्दा होगा। उसी मुद्दे के बारे में हम लोग बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित लोग हैं। नमस्ते भैया। नमस्कार, आपका स्वागत है। अभी जो मुद्दा आ रहा है कि मतलब चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा तो कह रही है 400 पार हम कर देंगे, और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, तो क्या कितनी सच्चाई है इसमें? तो राजनीतिक स्थितियाँ देखा जाए तो जो भी लोग हैं, जब भी चुनाव आ जाता तो सबका तो मत वही रहता है कि मुद्दा ही मुद्दा, क्योंकि ये मुद्दा आते रहते जाते रहते हैं। देखा जाए कि विकास के रूप में अगर देखा जाए तो विकास हो ही रहा है, विकास में कोई कमी नहीं है। क्योंकि हमारे वहाँ गोरखपुर में है हमारे मुख्यमंत्री, और इस तेज़ी से विकास चल रहा है। तो सारे चीज़ों को हम लोग देखते हुए हम मुख्यमंत्री जी का तो समर्थन करेंगे ही करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं रवि किशन जी, एक बार सांसद रह चुके हैं गोरखपुर में, लेकिन विपक्ष जो है आरोप लगाती है कि वो ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, लोगों से उनका लगाव नहीं है, वो यहाँ के नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सच्चाई तो लोगों की है, लेकिन नज़रिया अलग है। क्योंकि ये बड़े सांसद हैं, दिल्ली आना जाना सब लोगों से संभव तो नहीं है। आते हैं सभी लोगों से, जैसा चाहे उस तरह से मुलाकात हो नहीं पाएगा। लोग जाते हैं, मुलाकातें भी होते हैं, लेकिन कहा जाए कि धरातल पर वो संभव नहीं है कि सीढ़ी बाई सीढ़ी है। हमारे सांसद हैं, फिर विधायक हैं, फिर जिला पंचायत है, फिर हमारे प्रधान लेवल पर है। तो ये बटा हुआ है सीढ़ी बाई सीढ़ी। हाँ, जहाँ उनका काम है कानून बनाना, जनता के बीच में तो रहना ही रहना है। जो वहाँ अपने स्तर तक है वो भी अपना काम कर ही रहे लोग। एक और काजल निषाद जी हैं और एक और रवि किशन जी हैं। तो संघर्ष और जो जमीनी स्तर पे जो लड़ाई है उसको किसकी ज़्यादा दिखती है? देखिए, अगर दोनों के लोगों की तुलना करेंगे तो जनता तो कहेगी ना दोनों लोग यहाँ से नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि ये दोनों लोग नहीं है जमीनी स्तर पर। अरे जमीनी स्तर पर कोई नेता ही नहीं है, वास्तव में बता रहे हैं। लेकिन है चुनाव है, लोग आते हैं जाते हैं, और कहा गया कि अगर कोई विपक्ष न हो तो केवल विकास संभव ही नहीं होगा। फिर एक मोनोपोली बन जाएगी वहाँ। तो क्योंकि विकास के लिए हमारा विपक्ष भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि तो मतलब इस बार का जो विपक्ष है सपा की ओर से मजबूत है। हाँ, इस पर मजबूत है, टक्कर है। एक निषाद बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी बीते चुनाव में हारती आई हैं। तो क्या सिंबल ऐसा तो नहीं कहीं गोरखपुर में बाबा के नाम पर या फिर सिंबल पे चुनाव चल रहा है? नहीं नहीं, जैसे ये है, लोगों को मत है, तमाम लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। कुछ लोगों का नज़रिया अलग है, कुछ लोगों की नज़रिया अलग है। तो अपने अपने नज़रियों से, लेकिन आम जो जनता है, गरीब, उनको कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, उनसे मतलब नहीं रहता। वो निष्पक्ष जहाँ चाहते हो चुनाव देते हैं। तो वो मुद्दा जो है वो भाजपा के पक्ष में है। इस बार चुनाव में भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, तो क्या स्थिति लग रही है? ये तो 400 पार एकाएक हर पार्टी के लोग कहते हैं कि अगर कोई आम आदमी भी चुनाव लड़ता तो कहता मैं जीतता ही हूँ। हाँ, लेकिन ये है, संघर्ष है, लड़ाई है। 400 पार नहीं, लेकिन संघर्ष है, और संघर्ष में आगे भी रहेंगे, ये भी है। लोकतंत्र में हमेशा एक मजबूत विपक्ष खो जाता है, तो कहीं इस चुनाव में कमी दिख रही है या फिर मजबूत विपक्ष है? मजबूत विपक्ष चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना है, हमको ये लगता है कि सब लोग, हर पार्टियों के लोग चाहते हैं कि भाजपा न हो, सफाया। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सपा हुआ, बसपा हुआ, अन्य निर्दल पार्टियाँ हो, क्यों मिल करके अपना अपना प्रत्याशी खड़ा करते हैं लोग। अगर एक प्रत्याशी खड़ा चलना चाहिए ना। आज हम कहते हैं कि अगर ये गोरखपुर ग्रामीण के क्षेत्र की बात है तो चलिए एक भाजपा प्रत्याशी और एक सपा का हो जाए, और सब लोग अन्य प्रत्याशी मिल करके सपा का समर्थन कर दें, तब तो हम जानेंगे कि हाँ, विपक्ष जो है मजबूत है। अन्यथा ये तो सभी राजनीतिक वही कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, सीधा सीधा जनता को उल्लू बना रहे हैं लोग। अगर ऐसा है तो बसपा न खड़ा करें, अन्य निर्दय के लोग न खड़ा करें, एक दो प्रत्याशी होंगे और जनता जिनको चाहेगी चुनाव रख देगी। ये जो गोरखपुर है ये बाबा का गढ़ है, मंदिर है, गोरखनाथ मंदिर का गढ़ है।
एक लंबे समय से यहाँ पे किसी ने अब तो भेदा नहीं है। एक बार उपचुनाव में कुछ हुआ था, लेकिन उसके पश्चात फिर वो वापस इसी पार्टी में आ गए थे। तो क्या इस बार क्या कोई मुद्दा है या फिर केवल सिंबल की लड़ाई है गोरखपुर में? नहीं मुद्दा तो तमाम है, विकास सबसे या केवल बड़ा- गोरखनाथ मंदिर और बाबा जी के नाम पे चुनाव यहाँ से जीतेंगे रवि किशन नहीं जी? नहीं, कोई भी मंदिर के नाम से नहीं, मस्जिद के नाम से नहीं जी सकता है। रह गया है यहाँ की विकास और एक संगठन जो होता है। कोई भी आदमी अगर संगठित में है, संगठन में है, तो एक मुद्दा रहता है कि चलिए विकास। उन्होंने गोरखपुर के लिए शुरुआत किया, आज मुख्यमंत्री हैं, तो हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं कि ऐसे क्षेत्र में हैं कि यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष जब आता है तो कहता है कि क्या कहते हैं, सांसद तो बहुत पहले से यहाँ पे हैं, विधायक सांसद बहुत लंबे समय से भाजपा के हैं यहाँ पर, लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तभी क्यों विकास हो रहा है, उसके पहले क्यों यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जहाँ तक फंड की बात है, हर मुख्यमंत्री अपने अपने क्षेत्र में यही चाहते हैं कि पहले अपने क्षेत्र को अच्छा होना तो चाहिए। पूरा ही उत्तर प्रदेश उनका क्षेत्र है, लेकिन एक विशेष होता है कि गोरखपुर के हैं तो कोई योजनाएं गोरखपुर में अधिक से अधिक कोशिश करेंगे देने के लिए, अब हो भी रहा है। तो योजनाएं मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही हैं या फिर सांसद जी का भी कोई योगदान है इसमें? और चूँकि अब सांसद जी का ही योगदान है तो सीढ़ी बाई सीढ़ी तो लगा रहता है। चूँकि कॉम्बिनेशन है मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, नीचे के अन्य लोग, प्रधान, तो जो सारी सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे तो मने जमीनी स्तर पर सीढ़ी बाई सीढ़ी। हाँ, कहा जाता है किसी भी देश के विकास के लिए नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जिस देश के नागरिक ईमानदार हो जाएं, सच्चे हो जाएं, तो वह देश विकास करता है। लेकिन जहाँ के नागरिक ही समझिए नागरिकों में कमियां, हम सब में कमियां लगती हैं, तो देश कहाँ? ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ कहा जाता है कि राम राज्य है, तो राम राज्य है, लेकिन उसमें भी ये है कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, यहाँ की पॉपुलेशन दुनिया के दूसरे नंबर पर है। तो एक मतलब परिवार में- कहने का मतलब ये है कि राम राज्य की कल्पना न की जाए, जो जनता है वो भी राम राज्य वाली जनता बने। हाँ, क्यों राजा ही राम ना दोनों बने। की भूमिका चाहिए ईमानदारी से। हाँ, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा? यहाँ से हाँ। भाजपा जीतेगी। हाँ, मतलब तय है हाँ, कि कमल का सिंबल और बाबा जी का बाबा वो तो प्रत्याशी कोई भी हो। प्रत्याशी कोई भी हो। हाँ, प्रत्याशी कोई वो नहीं है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। महंगाई मुद्दा है, महंगाई बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा कहा जा रहा है, जो विपक्ष भी कहती है। भाई मैं कमा रहा हूँ, मेरे पास मतलब सेविंग नहीं हो रही है, तो फिर मतलब बच्चे क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं उनके भविष्य को कैसे सिक्योर करूँगा? शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। ये जो सुरक्षित भविष्य की बात आती है, हाँ। हम क्यों मतलब इंसान है तो भविष्य को ही सिक्योर कर रहे हैं, और सब कुछ बनाया हुआ इंसान का, ये सब सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं तो इंसान ही तो बना रहा है। लेकिन अगर मेरे पास मतलब सेविंग नहीं होगी या मेरे पास जॉब नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा? आज भी आप डाटा देखे होंगे, अभी 83% यूथ पॉपुलेशन जो है वो बेरोजगार है। तो ये सारी मतलब डाटा इसी गवर्नमेंट की डाटा है। तो आप खुद सोचो कि क्या हो रहा है। ऊपर से ये कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं मतलब वो दे रहा हूँ, क्या नाम है, अनाज दे रहा हूँ, मैं 80 करोड़ परिवारों का पेट पाल रहा हूँ। तो पेट पालने का सेंस ये होता है कि एक आदमी कमा रहा है एक परिवार में और सब लोग खा रहे हैं। इसका मतलब फिर ये भी साबित हो गया कि फिर भी बेरोजगारी है, क्योंकि हमें आपका पेट भरना पड़ रहा है, आप स्वयं नहीं अगर भर पा रहे हैं तो इसका मतलब है आप बेरोजगार हैं। दोनों तरह से भी साबित हो जाता है। और गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट अगर कहीं शिक्षा के देखिए बीएड का एग्ज़ाम होता है, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइम से होगा, आप पढ़ाई टाइम से कराओगे, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस आप टाइम से कराओगे, एडमिशन टाइम से कराओगे, मेडिकल का टाइम से कराओगे। लेकिन पढ़ने के बाद अगला आदमी को क्या जॉब कहाँ मिल रही है? अगर आप उसी तरह से जॉब भी तो डेवलप करो कि हम उनको यहाँ से निकलेगा जॉब डेवलप करें। आप कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, ठीक है, आत्मनिर्भर हम कैसे बनेंगे? हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो पुरानी ही है और हमें सिचुएशन आज की मिल रही है। तो आप पहले इस चीज़ को डेवलप करो कि हम क्या पढ़ाएं कि वो आत्मनिर्भर बन के निकले वहाँ से और खुद के लिए काम कर सके। आप पढ़ा रहे हो वही हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिलॉसफी जो भी है, इवन वही सेम चीज़ें हैं। तो मैं जब वही चीज़ पढ़ के मैं मैं आत्मनिर्भर कैसे बन सकता हूँ? दूसरी चीज़, आत्मनिर्भर बनने के लिए मुझे इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए। आप जानते हो मेरे पास नहीं है, किसी तरह से लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वही बहुत है। तो फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट कहाँ से आएगा? आप उतना बैंक, ठीक है, आपने योजनाएं निकाल दी कि ये मुद्रा है, तो ये है, वो है, योजना है, ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों को मिल नहीं रही है। अगर हम बैंक तक जाते हैं तो 14 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, या फिर और सारी चीज़ें हैं जिसमें नहीं मिल पाता है, या हमें इन्फ्लुएंस लगाना पड़ता है। हर आदमी के पास इन्फ्लुएंस कहाँ होगा ये बताइए? आज के डेट में इन्फ्लुएंस कहाँ से सबको मिलेगा? तो वहाँ पे भी काम नहीं हो पाता है। पहले तो आप शिक्षा को उस तरह से डेवलप करो
कि जब हम निकले तो स्किल्ड निकले वहाँ से, हम हाई स्कूल पास करें, इवन इंटर तक होते होते आदमी अगर मतलब सेल्फ डिपेंडेंट की बात करते हो आप, तो आप पहले उसको अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर को मतलब एक तरह से रिफॉर्म करो, रिफॉर्म करके उस तरह से बनाओ कि हम कुछ जब हमारे हाथ में स्किल हो कि हम जो ही निकले नहीं अब अच्छा चलो ठीक है हमारा हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, अब मैंने कुछ सीखा ही नहीं, बस पढ़ना सीखा था, हिस्ट्री ज्योग्राफी, वो मेरे को काम नहीं आ रही है, तो मैं 3 साल फिर 4 साल किसी और के अंदर में बैठ के मैं काम सीखूं, वो मुझे ना करना पड़े। दूसरी चीज़ जब मैं ही निकलूँ तभी तुरंत आप मेरे लिए उस तरह से मतलब इकोनॉमिकल सपोर्ट तैयार रखो ताकि मैं आपसे लेके मैं अपना काम करूँ, बाद में आपको अगर मैं कमा रहा हूँ मैं पे ऑफ कर दूंगा। ये होनी चाहिए चीज़ें, ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, इसीलिए बेरोजगारी बढ़ रही है। नई शिक्षा नीति लाई गई है 2020 हाँ, की, लाई गई है, उसमें उसमें स्किल बेस्ड एजुकेशन को हाँ, बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अभी ऐसे इम्प्लीमेंट तो नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंट अभी 10 साल तो निकल गए इनके। आप जानते हो 5-5 साल का टेन्योर होता है। अब आप एक योजना लेके आओ जिसमें 50 साल का टारगेट सेटअप कर दो, ये भी सही नहीं है। आप 5 साल में करके देखो। अब देखिए बहुत कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ तक मैं अभी जल्दी दिल्ली होके आया हूँ, मैंने वहाँ देखा है चीज़ों को और भी चीज़ें देख रहा हूँ, तो वहाँ के लोग शिक्षा फ्री है ऑलमोस्ट, आपका मेडिकल फ्री है, आपका बिजली फ्री है, पानी फ्री है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आप भी कुछ बनाओ कि लोगों के ऊपर लोड कम पड़े, ताकि लोग जो मान लीजिए 100 रुपये भी कमा रहे हैं उसमें कम से कम खर्चा हो, उनके लिए अर्निंग तो हो ही रही है, आदमी किसी ना किसी तरह से कमा ही रहा है, लेकिन सेविंग हो। आप भी अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। हर आदमी कुछ अगर नहीं भी कुछ किसी तरह कर रहा है तो टैक्स के रूप में 150 रुपये रोज़ गवर्नमेंट को जा ही रहे हैं। आप कुछ भी खरीद रहे हो मिनिमम 5%, 8%, 18% तक का GST आप दे रहे हो, भले कमा नहीं रहे हो लेकिन खा तो रहे हो, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के पास जा ही रहा पैसा। उसी पैसे को आप रिटर्न करो ना पब्लिक को रिटर्न करो उसी रूप में। आप उस तरह से अगर आप करते हो तो आपका भी उसी तरह से नाम होगा। बस काम करने की ज़रूरत है, जब आप काम करेंगे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका नाम क्या है, कैसे है, किसी चीज़। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा आप मान लीजिए कोई भी नेता हो गया, उनको थोड़ा सा मतलब मान लीजिए आप नेशनल इंटरनेशनल डोमेन के आप नेता हैं और आप थोड़ा सा जो लैंग्वेज होती है वाकई में उन लोगों को सुधारने की ज़रूरत है। मुझे कहने का अधिकार तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे चीज़ें ना बोली जाएं जहां से बहुत मान लीजिए आपका 10% जनसंख्या हो, लेकिन वहाँ पे अगर उन 10% जनसंख्या को आप बाइफर्केट करके किसी जगह उठा के फेंक दे रहे हो कि ये मेरी नहीं है और कुछ उल्टे सब तो वो सही नहीं है, वो भी बिल्कुल गलत है। बाकी मुख्यमंत्री जी का शहर है, हम लोग उनके सपोर्ट में हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं तो विश्वगुरु तो ऐसे नहीं बन पाएंगे। इवन जब तक एक व्यक्ति बचा रह जाएगा तब भी आप विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। विश्वगुरु का मतलब क्या है, आपके अपने लोग तो पहले डेवलप हों, तभी ना आप कहेंगे देखो मेरे यहाँ सबको रिफॉर्म हो गया, सबको डेवलप हो गया, मैं अब आपको कुछ भी कहा। अमेरिका क्या होता है, कुछ भी कहीं किसी भी कंट्री में होती है, इंडिया पाकिस्तान का कुछ हुआ, इंडिया चाइना का हुआ तो कह देता कि आओ मैं अगर मुझे कहो तो मैं आपके बीच आके उसको चीज़ को सॉल्व कर देता हूँ। तो क्यों कहता, क्योंकि मतलब बहुत ही आगे डेवलप हो चुके हैं उनके, हमारे पास क्वेश्चन उठाने की ज़रूरत ही नहीं कि आप अपने यहाँ देख लो यार पहले। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम अपनी जनसंख्या को दबा कर। अभी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मतलब महिलाएं मतलब हमेशा ये महिलाओं का शब्द कैसे आ जाता है। आप कहते हो महिलाएं, अरे जितनी ज़रूरी महिलाएं हैं उतनी ज़रूरी पुरुष है। अगर पुरुष सुधर जाए तो महिलाओं को नुकसान कैसे हो सकता है। ये तो माइंडसेट माइंडसेट तो पुरुष को ही माइंडसेट सेटअप करना है ना, कि वो जा रही हो, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की मेरी भी कहीं जा रही होगी, कहीं आ रही होगी, तो यहाँ वो महिला गलत थोड़ी है, यहाँ तो पुरुष ही गलत है ना। कहीं ना कहीं उसी की माइंड सेटअप है कि वो गड़बड़ विचारधाराएं ऐसी हैं। तो यहाँ पर लोगों को जरूरत है। लोग कहते हैं लड़की पढ़ाओ, मतलब बच्ची पढ़ाओ, बच्ची नहीं पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाओ। गड़बड़िया तो वो कर रहा है सोसाइटी, मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है। सेटअप वहाँ पर बनाना पड़ेगा कि अगर कोई लड़की जा रही है तो लोग उस तरह से देखें कि हाँ ठीक है जा रही है, जनरल से बात है। जैसे हम वैसे एक मान के चलिए वो फीमेल है, हम मेल है, बस यही एक ऑर्गन की भाई वो है बस, और कोई तो दिक्कत है नहीं, बाकी चीज़ें तो वहीं सेम है। तो उस चीज़ को भी लोगों को समझना पड़ेगा। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। तो मतलब सारे बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, महंगाई एक मुद्दा मान रहे हैं। आप अभी चाइना का देखे होंगे, 1 चाइल्ड पॉलिसी उसने हटा दिया। क्यों हटाया?
क्योंकि उसके यहाँ जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जिसको हम 18 से मान के चलते हैं 60 के एवरेज होती है, वो पॉपुलेशन उसकी लगभग खत्म हो गई थी। उसके यहाँ जो 60 प्लस वाले हैं, जो नॉन वर्किंग है, जो खाएंगे ही खाएंगे, वो एक इकोनॉमी का टर्म होता है, उस तरह से होता है चीज़ें, तो वहाँ पर वो लोग बैठ गए। अब उसने पॉलिसी खत्म की कि भाई बच्चे पैदा करो और बच्चे पैदा करो, ताकि हमारे यहाँ मतलब युवा देश बनाना चाहते हैं, जो भारत के साथ जो भी है कंस्ट्रक्शन या जो भी डेवलपमेंट है वो युवा ही करेगा। और एक आपकी युवा 83% एनर्जी आपने स्टोर करके रखी हुई है जो कहीं सड़ रही है, वो उसका यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये फेल्यूर ही है। मतलब जो पोटेंशियल है का मैं बता रहा हूँ, मान के चलिए कहीं ना किसी स्टेट में, सारे स्टेट में स्टेट की सरकार अलग है, सेंटर की तो अपनी है कि मतलब है ही, तो सबको ये सोचना होगा कि ये जो 83% जो बेरोजगार हैं उनको मैं कैसे यूटिलाइज करके, कैसे मैनेजमेंट को उसको फोकस करके मैं इसको यूटिलाइज करके इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकूँ। मतलब जो पोटेंशियल है आपका जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके आप मैन्युफैक्चरिंग को आप बढ़ाओगे नहीं, तब तक आप चाइना से कैसे कम्पीट कर सकते हो। चाइना मैन्युफैक्चरिंग इतना तेजी से कर रहा है और इतना ज़्यादा कर रहा है, तभी तो आगे है वो। जनसंख्या के मामले में हम लोग 1 नंबर पे आ चुके हैं, लेकिन हम अभी उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए कि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। और सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग है, जब मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे, आपके लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, वो प्रोडक्ट आप इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके पास फॉरेन मनी आएगी ही आएगी। सरकार अपनी उपलब्धियों में गिनाती है कि एप्पल का फ़ोन या मैन्युफैक्चर इंडिया में होने लगा, बाकी चीज़ें मैन्युफैक्चर, मतलब वही हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी तो आई थी, मान के चलिए बेच रहे हैं, वो भी तो शासन ही कर रही थी, लेकिन लेके तो गई यहाँ से। एप्पल आएगा और एक प्रोडक्ट बेचेगा, पैसा लेके तो आपका जाएगा, पैसा लेके जाएगा आपका। आप जानते होंगे कि पहले इंडिया सोने की चिड़िया थी ना, क्योंकि सोना बहुत ज़्यादा था। हकीकत है कि इंडिया में सोना होना का कुछ ज़्यादा है नहीं। खदान वदान, एक कोलार की खदान कर्नाटक में होगी, 2 एक इधर होगी आपकी राजस्थान में होगी, यही है। लेकिन आपके पास इतना सोना आया कैसे? क्योंकि वो सोना ऐसे आया क्योंकि हम जब उस टाइम पीरियड में थे तो हम बिजनेस करते थे फॉरेन से। अब बिजनेस करते थे तो हम जो अपने मसाले वगैरह बेचते थे तो वहाँ से हम गोल्ड में उसको कन्वर्ट करके लाते थे, तो उस आधार पर हमारे यहाँ गोल्ड आया था, न कि हमने अपने यहाँ पैदा किया था। चुनाव चल रहे हैं, जो वर्तमान सरकार चली है भाजपा, इसके विपक्ष में किसको देखते हैं आप? कौन लगता है कि इनका वो कर सकता है? पार्टियां तो बहुत है, विपक्ष का क्या कहना है? राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो विपक्ष में आपका है कांग्रेस, बाकी छोटी पार्टियां भले ही करने के लिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी में इसके विपक्ष में तो कांग्रेस ही है। बहुत पुरानी पार्टी है कांग्रेस, लेकिन आज जो स्थिति है उस पार्टी की, क्या वजह आप मानेंगे? वो जानते हैं, वो सब सेटअप किया हुआ चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पुरानी पार्टी है और उनको एक्सपीरियंस चीज़ें हैं और उन्होंने किया भी है सब कुछ। आप जानते होंगे जब हम आज़ाद हुए 1947 में, पार्टीशन हुआ, कितनी सारी जनसंख्या, इधर से भी डिमोलिश हुई, उधर से भी डिमोलिश हुई, कुछ था नहीं। और 60-62 के आसपास आते आते हमारे पास अनाज भी नहीं थे, और जब हम अनाज अमेरिका से मांगे तो उसने अपने यहाँ के जो सुअरों को खिलाता था वो अनाज दिया। उसके बाद जब चीज़ें देखी गई तो हमारे यहाँ हरित क्रांति की व्यवस्था बनाई गई कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो हरित क्रांति हुई, उससे हमें अनाज बहुत सारा डेवलप, तब से हमारा मतलब सफिशिएंट अनाज जाता है। इवन हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, अन्य देशों को ऐसे भी हेल्प के तौर पर भी दे रहे हैं। तो इसी तरह से चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस, इवन आप आज के जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो देख रहे होंगे, कांग्रेस ने ही बनाया है, कांग्रेस का ही सब कुछ बनाया हुआ है। तो इसी तरह से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। किसी के 1-2 बुराइयाँ, देखिए आप 10-20 काम कर रहे हैं तो वहाँ 1-2 गलत स्टेप हो जाएंगे, वो आप उस टाइम के आप हिसाब से आप करते हो, लेकिन उस टाइम के हिसाब से सही है, लेकिन आज आने के बाद इररिलेवेंट हो जा रहा है वो चीज़, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ सकती हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्हीं की देन है। मतलब एक मजबूत विपक्ष जो है वो कांग्रेस है। बिल्कुल है, केंद्र में तो वही है। वर्तमान की जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या लग रहा है? क्षेत्रीय पार्टियों में लोग बटे हुए हैं ना, जातिगत पार्टियां हो गई हैं, इसमें टूटे हुए हैं। अच्छा ये देखिए, सभी लोग जो नेता हैं अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। कांग्रेस से निकले, भाजपा में आए, आज हैं, कल के डेट में फिर ये टूटेंगे तो जाना ही जाना। एक बड़ा मुद्दा उसमें होना चाहिए, जैसे कि मैं मान लीजिए एक नेता हूँ, मतलब मैं विधायकी के लिए लड़ता हूँ, और मान लीजिए भाजपा या कांग्रेस है, कोई पार्टी है, तो मैं किसी में कैसे जा सकता हूँ? मुझे जब तक आप, मतलब एक तरह से देखा जाए, कोई कॉलेज है, ठीक, उसने एक क्राइटेरिया सेटअप कर दिया है कि 60% होंगे इंटर में, तभी मैं आपको एडमिशन दूंगा, ठीक।
तो पार्टियों को भी ऐसे होना चाहिए ना मतलब कि अगर पॉलिटिकल आप 5 साल के लिए किसी से चुने हुए हो तो वहीं रहना है। ये बना भी है आपका, दल बदल कानून आया था और उसके बाद संसद को भी अधिकार है आपके उस अधिकार मतलब मेंबरशिप छीनने का, और इसी रूल पे है कि आप चेंज करते हो ये तो होना चाहिए कि जिस होना पार्टी चाहिए। से लड़ रहे हैं लेकिन इसमें मेंबर्स को नहीं गलत कर सकते गुरुजी। मेंबर गलत नहीं है, पार्टियां प्रमुख हैं। पार्टी अगर नहीं चाहती हैं कि कोई हमारे यहाँ आए तो कैसे आ सकता है कोई? मैं जबरदस्ती तो नहीं आ सकता हूँ। मैं आपसे फॉर्म मांगूंगा, आप दोगे ही नहीं तो मैं कैसे आपका मेंबरशिप ले लूंगा? मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म की भी जरूरत है। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। वहाँ पे सबको वही मैंने कहा ना, बहुत अधिक जरूरत होना पड़ेगा। जो रियल वो होता है ना कि वो वास्तविक होना पड़ेगा। जब तक आप वास्तविक नहीं होंगे, भ्रष्टाचार की अगर बात किया जाए तो यही तो हो रहा है, भ्रष्टाचार में ही है ना। पार्टियों को एक सुधारना पार्टी से पड़ेगा ना। दूसरे पार्टी में लोग जा रहे हैं, आ रहे नहीं, हैं। आप फिर गलत बोल रहे हैं। लोग नहीं जा रहे हैं, पार्टियां बुला रही हैं, पार्टियां बुला रही है। आखिर आखिर गलत हो जाएगा। इसके लिए लोग कहते हैं ना कि धन दे रहे हैं, ले रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो कि हम इस पार्टी छोड़कर के उस पार्टी में जाएंगे। पड़ेगा ना, रिफॉर्म तो जैसे आपको करना पड़ेगा। भाजपा पे एक आरोप लगता है कि वॉशिंग मशीन है, तो ऐसे क्या देखने को तो बहुत मिल रहा है भाई, ऐसे तो बहुत देखने को मिल रहा है कि फलाने नेता है, उनके ऊपर कुछ आरोप है और तब तक वो भाजपा में ज्वाइन हो गए। अब वो ठीक है, अभी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब भाजपा क्या सफाई देती है कि भाई ये हाल ही में तो पेपर- कोर्ट में केस चल रहा है, तो ठीक है कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब होता क्या है कि कोर्ट में वकील जिस तरह से जिरह करेगा उस तरह से उनको ट्रीट होंगे। मैं दिन भर 7 घंटे रील्स नहीं देख सकता। अभी आपको पता होगा सर्वे आया है, सर्वे में पता चला है कि 7 घंटे एक युवा कम से कम 7 घंटे रील देख रहा है मोबाइल पे, जबकि उसको 8 घंटे काम करने चाहिए। तो ये बेरोजगारी का मुद्दा है कि नहीं? एकदम बिल्कुल। अगर मेरे पास काम होगा तो मैं अपना टाइम इस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है। अगर वो टाइम कहीं अपना इन्वेस्ट करते, अरे गुरुजी कोई स्थिति नहीं रहता। वो कैसे होगा? एक बच्चा है, उसको क्या पता करना क्या है? वो तो माँ बाप को बताना पड़ेगा ना कि क्या मैं सेटअप कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुमको ऐसे कहा काम जाता करना है कि जो सबसे मूल्यवान चीज है वो समय होता समय है। होता है। आप किसी को समय खत्म करने दीजिए, उसको खाली बना दिए, तो सबसे बड़ा जो देश के लिए दुर्भाग्य होता है वो होता है। तो वर्तमान में जो इंटरनेट और इन सब की जो अवस्था है, ये क्या है, किस लिए? बेरोजगारी की वजह से है या फिर इंटरनेट का इतना बढ़ाव हो गया है कि लोग जुड़े हुए थे? ये बेरोजगारी की ही वजह से है। बेरोजगारी नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि ये सुविधा तो बेरोजगारी नहीं है। इंटरनेट ये तो आया बेरोजगारी लोगों की को उसमें वजह से से कुछ है। लेने के लिए। नहीं 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 अब नहीं, ये लेकिन गलत अगर हम गलत उसमें नहीं। से यूज गलत कर रहे हैं, मिस यूज कर अब रहे हैं, क्या ले सकते हैं आप बताइए? जो लेने लायक है इंटरनेट से वो है कि आप लोग रील्स बना रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। मैं इंटरनेट से इतना ही कर सकता हूँ। नहीं, हाल ही में यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हैं, अभी मैं बता रहा तो हूँ। बहुत सारे ऐसे थे जो सेलेक्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन ही पढ़ाई किया, ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल 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 सही सही है, एक सही है, इंटरनेट सही- है, बिल्कुल सही है। तो- पढ़े हैं। हाँ। लेकिन आप देखे होंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। हाँ, आपने देखा होगा बैकग्राउंड क्या था उनका। सबके सब या तो IITian ऑलमोस्ट थे, ठीक। नहीं, यही आपकी गोरखपुर की जो थी, उन्होंने बीए करके 9वां रैंक हासिल किया है, नौसिन जिनका आपने सुना होगा। 9 से हाँ, तो उन्होंने इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन कोर्सेज के सहारे ही पूरा वो किया। हाँ, तो ये तो संभव है। बिल्कुल जिनको बिल्कुल। भूख BA है, किया जिनको उन्होंने, जुनून ऐसा है, नहीं है, जुनून नहीं जो है। अपने आप को जानते हैं, करते हैं, आपको लगन है, पता होगा वो कर यूपीएससी डालेंगे। का सिलेबस ही 18 महीने का होता है। कम से कम आप 18 महीने उसको रेगुलर पढ़ोगे तब वो सिलेबस कवर होगा। 18 महीने उसका सिलेबस है। 18 महीने तक जब आप पढ़ लेंगे तब आपका यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट होता है। उस 18 में मैं वही फिर कह रहा हूँ ना कि अगर आपके पास इकोनॉमिकली सपोर्ट है तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़, आप अब अभी हाई स्कूल पास नहीं हुए, इंटर पास नहीं हुए, 7 घंटा रील देख रहे हो, आपके पास इतना टाइम है, तो वो चीज़ें परिवार और गवर्नमेंट दोनों मिलकर कुछ ऐसा क्यों नहीं बनाते हैं कोई यूटिलाइज हो कहीं अच्छे से। सरकार दावे करती है कि निःशुल्क कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं छात्रों के लिए, बहुत सारे। चलते हैं। हाँ, छात्रवृत्ति। लेकिन ये कोई वो नहीं है। 11 महीने का चलता है। लखनऊ में भी आपका चलता है, लखनऊ में ये हॉस्टल भी है, लेकिन वो बहुत रिलीवेंट नहीं कर सकते हैं। उनके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, वो रिलीवेंट नहीं है बहुत। हम छात्रों छात्रवृत्ति देते हैं, पढ़ने के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, उसके बाद भी ये जो अनस्किल्ड आ रहे हैं छात्र, उसकी क्या वजह है? आप जब तक आज भी लोगों की जानकारी नहीं हो पा रही है। वास्तविक होना चाहिए कि इसका प्रचार प्रसार देना चाहिए। जब किसी संस्था में कभी कभी होता है, सारी चीज़ बताए जाते हैं, ये ब्लॉक स्तर से भी होते हैं, लेकिन वो चीज़ जो वास्तविक रूप में चाहिए कि लोग पहुंचनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, वहाँ तक वो वो पहुंच नहीं सूचना- पाती है। एक मोदी जी ने वो लॉन्च किया है कि मिशन 2047 अब वही विकसित जाने भारत, पर विकसित 2048, राष्ट्र वाला। अभी 24 चल रहा है, कहने मान का के मतलब चलिए ये 25, हम 26, आर्थिक 27 रूप से पूर्ण मजबूत हो जाएं। आने वाले 100 सालों में, आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। देखिए, कुछ योजनाएं इन्होंने पहले शिक्षा भी निकाली नहीं थी। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूप से मजबूत हो जाए। हम्म, आर्थिक हो गया, शिक्षा हो गया, और स्वास्थ्य के मामले में
उसके बाद हम रक्षा के मामले में अगर ये सारे चीज़ें हम शिक्षा, पूर्ण रूप स्वास्थ्य, से चिकित्सा, रक्षा, रक्षा हाँ। क्योंकि ये सारे चीज़ें हैं। इसके अलावा और जनसंख्या रक्षा तो सेना कर ही देखिए, रही है। साथ में सेना जनसंख्या दिन रात भी लगी हुई है। नियंत्रण। सेना दिन रात लगी हुई लगी है, हुई सेना है, वो कर सही रही है और वो अपना काम बहुत बखूबी अच्छे से कर नहीं, रहे हैं। रक्षा सुरक्षा की जब बात की जाती है तो हम सब में सेना अपना काम कर इंटरनल की बात करेंगे कि गृह में जो ये चल रहा है, क्षेत्र में जो चल रहा है, वो बाहरी वो तो मुद्दा ये है तो ऐसा है। अंतर्राष्ट्रीय सारे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय है। देश को ही आगे बढ़ना है, एक नंबर पे जाना, विश्व गुरु बनना ये है। विश्व हर गुरु का मामले concept में क्या है हमको बता दीजिए आज विश्व गुरु का कंसेप्ट क्या कहने है? का मतलब हमारा राजनीतिक, हाँ ठीक ना, हाँ सांस्कृतिक, आप यहीं रुक जाइए, दो शब्द, एक राजनीतिक सांस्कृतिक। अगर आप किसी मंच से कहते हैं ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले, ये आपका सांस्कृतिक पतन है कि नहीं है? पतन है, क्योंकि जनसंख्या तो हमारा फिर नियंत्रण आप ही रहेगा, कह रहे हैं तब विश्व रहेंगे। गुरु भी बनेंगे और आप ही कह रहे हैं ज्यादा बच्चा पैदा करने नहीं। वाले, ये आपका सांस्कृतिक पतन है। नहीं, सांस्कृतिक पतन होगा। हम कह रहे हैं कि हम हर आदमी अपनी आर्थिक दशा को देखते हुए तो उसके अनुसार काम होगा ना। तो हम केवल कहाँ काम जनसंख्या होगा? बढ़े। कहाँ काम होगा? आप संस्कृत, आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, वहाँ आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है कि विश्व गुरु है क्या? आप ही बता दीजिए अगर कुछ आइडिया हो आपको तो। वहाँ कंसेप्ट नहीं है, फिर आप सांस्कृतिक हमारे पास बात है, बताइए। हमारे पास है। बताइए। भारत आर्थिक रूप से पूर्ण मजबूत हो जाए, अच्छा, शिक्षा जो- के एक क्षेत्र में मिनट, एक जो शिक्षा देश के क्षेत्र में आर्थिक पूर्ण रूप से मजबूत हो क्या वो जाए, विश्व गुरु है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्ण मजबूत हो जाए, रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में पूर्ण मजबूत हो जाए, तो हमारा देश क्यों नहीं होगा हमारा विश्व गुरु? नहीं, कहा लोग जाता है। मानेंगे, तो लोग क्या- मानेंगे क्या कि वो नहीं मंच कंट्री पर? जो डेवलप हो चुकी है, जो ये व्यवस्था दे रहे हैं, वो विश्व गुरु हैं आज? नहीं, जब विश्वगुरु का कॉन्सेप्ट आता है तो एक बात कही जाती है कि प्राचीन काल में विवेकानंद चाइना से नहीं, चाइना से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। तक्षशिला में जब आग लगाई गई तो कितने साल लग में जले वो क्या आज वो नहीं से। पढ़ने आते हैं? आज भी आते हैं आप लोग। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, हाँ। अभी आपको मिल जाएंगे लोग बाहर ही पढ़ते हुए। आप मदन इलाहाबाद मोहन चले में देख लिए, मदन मोहन बाहर ही मालवीय पढ़ते में हुए, आपको तो है। अब कितने विश्व एम्स गुरु में बनने आपको हैं? है। उसकी कोई उससे बहुत ऐसा ज्यादा देश बढ़ नहीं है जहाँ भारत के नागरिक न हों। हाँ। हर अच्छे पोस्ट पर इंजीनियर, डॉक्टर वहाँ पढ़े हैं। हाँ। लेकिन लोग यहाँ बिना इसके बाहर तो पढ़ के भी नहीं। बाहर ही चले जा रहे हैं, देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर वो देश के अंतर्गत आ जाते वाकई में जो अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वो सारे लोग हैं, वो चीज़- गवर्नमेंट को रिफॉर्म करना होगा। पहली बात, वही जो बढ़िया बढ़िया कोर्सेस हैं, IITs, मेडिकल्स, वहाँ आप फ्री पढ़ाओ, फ्री पढ़ाओ एकदम। अभी हाल ही में और फीस उनको- बढ़ाई गई है उनको बांड भराओ कि 10 साल तक आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस मारनी है। हाँ। ठीक, आप 10 साल तक इंडिया में प्रैक्टिस मारोगे, 10 साल बाद आप फ्री हो जा सकते हो। आप 10 साल तक आपको मैंने फ्री में पढ़ाया, 10 साल मेरे यहाँ सर्व करो, उसके बाद तुम जाओ जहाँ जाना है। ये गवर्नमेंट को भी स्टेप अप लेना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अब मैं 10 बीघा ज़मीन बेच के मैं मेडिकल करूँ, उसके बाद मैं सोचूं कि चलो मैं गांव में सबको सर्व करूँ, तो वो कैसे हो सकता है गुरुजी? जानती वो सारे चीज़ यहीं हो जाए। लेकिन आज की जो शिक्षा व्यवस्था हमारे वहाँ है, वही तो मैं अभी कह आप देखेंगे कि बच्चे इंटर तक पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई का स्कोप होना चाहिए थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल है ही नहीं। जो लैब में प्रयोग होता है ना, वो होता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ। स्किल की बात हो रही है कि स्किल जो बच्चे निकल रहे स्किल नहीं निकल रहे वही तो मैं हैं। शुरू से कह रहा हूँ कि उसको सारी चीजें हैं। आप रिफॉर्म करके उस तरह से करो कि अगर ये चीज़ हो जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो सभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल के साथ हमारा प्रैक्टिकल चाहिए। और जब वो बच्चा कोई चीज़ अगर आदमी नहीं पढ़ा है और वो बार बार देख रहा है, तो देखते देखते उस चीज़ को सीख जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, अभी मोटरसाइकिल है, कार है, साइकिल है, वो देखते देखते बनाते बनाते सीख जाते हैं। उनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ता। नहीं, सीखने की हम जो अपने क्षमता बारे में है। बताएं कि हम मोबाइल नहीं जानते थे पहले, बस सिर्फ ये जानते थे कि कोई बताया कि ये रेड वाला दाब दिया जाए तो कट जाएगा, हर आप दादी में चला जाए। लेकिन धीरे धीरे 1 महीना हुआ तो धीरे धीरे इस बारे में हम जान गए क्या है मैसेज करना, क्या कैसे करना। इसके बारे में हमने कहीं कोचिंग पढ़ाई कहीं नहीं किया, लेकिन कैसे किया, एक विजुअल होता है और विजुअल चीज़ें वो ज़्यादा आती हैं। तो ये सारे चीज़ जो हम लोग किताबी नॉलेज ले लेते हैं, लेकिन वो वास्तव रूप में प्रैक्टिकली रूप में है ही नहीं, और यही सबसे बड़ी शिक्षा की विडंबना तो है। ये दो शब्दों का प्रयोग इस चीज को लाएगी। जैसे 2 शब्दों का प्रयोग किया था, एक जिज्ञासा और एक जरूरत। ठीक, तो जिज्ञासा और जरूरत थी तो आपने सीख लिया। तो मतलब ये जो आज की युवा है उनके अंदर जगाने की जरूरत है कि जिज्ञासा और जरूरत रहे, तब वो आप कितने लोगों को जगाओगे? आप उसे रिफॉर्म कर दो ना, लोग वैसे ही बने। अब इंटर करने के लिए, हाई स्कूल से BA करने के लिए, मतलब BA करने के लिए मुझे किसकी मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत है? मैं अगर पढ़ना चाहता हूँ तो मैं एडमिशन लूँगा, मैं पढ़ूँगा। BA की जगह आप मुझे ऑटोमोबाइल का पढ़ाओ तो मैं क्या, BA हट गया, ऑटोमोबाइल आ गया उसकी जगह, तो क्या लोग पढ़ेंगे नहीं? उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत थोड़ी है।
और ऑटोमोबाइल जब सीख के जगना पड़ेगा और जगाना भी पड़ेगा, क्योंकि दोनों जरूरत है। पहले रिफॉर्म जागरूक करिए। करना भी जो पड़ना बच्चा है। पैदा हुआ है उसको कुछ नहीं मालूम है, आप रिफॉर्म करके जो जैसा उसको सिचुएशन देंगे, जैसा एटमॉस्फेयर देंगे, वैसे ही डेवलप होगा। आप बड़े हैं, आपके हाथ में पावर है, आप उसको डिसाइड करिए कि आप कैसा लोगों को बनाना चाहते हैं, लोग वैसे बन जाएंगे। आज आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लोगों का 80 करोड़ लोगों का पेट पाल रहे हैं, तो लोग ले रहे हैं। उसी तरह से और भी चीज़ें रिफॉर्म करिए आप, सब लेंगे, सब करेंगे। और पब्लिक बैठी हुई है करने के लिए, पब्लिक तो मौका कह ही तो दो रहे एक कि बार। गरीबी है, झेल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो जो जैसा पब्लिक कहती है सरकार वही सुविधा देती है। अगर मतलब जो गवर्नमेंट की बात पूरे कहा बात जाए- का एक सार निकाला जाए तो मतलब सरकार तो अच्छी है, लेकिन इसको बेहतर बनाने के लिए जो आपने मुद्दे बात की है वो आना चाहिए, वो होना चाहिए। और हमेशा गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के बारे में ही सोचना चाहिए। आपको इतना ज़्यादा टैक्सेस आते हैं पब्लिक से, आप उसका यूटिलाइज करो ना अच्छे से, रिफॉर्म करो। वही पुराने धर्रे पे चलने की जरूरत नहीं है, कुछ नया करो। कैसे नया डेवलपमेंट आएगा, कैसे नया होगा? आपने 100 स्मार्ट सिटी कहा था, पता नहीं कहाँ गए। आपने सांसद आदर्श ग्राम योजना लाई थी कि एक एक गांव कम से कम एक एक सांसद हर साल बनाएंगे, वो कहीं हमें दिखाई नहीं दिया अभी तक। और बाकी मैं नौकरी 2 करोड़ और 15 लाख की तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा हूँ, वो तो पब्लिक रोज रट रही है। जो बात रोज है, रट अगर रही है। वास्तव में लोग ईमानदारी से गवर्नमेंट को टैक्स भी दें तो समस्या नहीं आएगी। ईमानदारी अगर से वो ही दे रहे हैं गुरुजी, ईमानदारी से ही दे रहे हैं। बहुत ऐसे क्या हैं कि वो आप डायरेक्ट टैक्सेस की बात छोड़ दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप अगर किनली का बॉटल खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड करके उसे वो ले चुकी है उस कंपनी तो से। ये तो आम चीज दे रहे हैं ना, लेकिन बड़े पैमाने में जो चोरी कर रहे हैं टैक्स की, वो तो गवर्नमेंट के नजर में होना चाहिए ना, नजर में होना चाहिए। गवर्नमेंट के वरना नजर में होना बिल्कुल सही चाहिए है। कि एक कंपनी जो है वो 500 करोड़ की कंपनी है, तो इसका हमें हमेशा इस पे नजर रखनी है। एक एक चीज का हमको इसका ध्यान देना है। उसमें मैं अपना मन पावर लगा के रखूंगा कि 500 करोड़ की कंपनी है तो इसके टैक्सेस मुझे कितना उससे मिल रहे हैं, इसके इतने ज़्यादा अगर वो कर रही है तो इसके पैसे जा कैसे रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? गवर्नमेंट को करना है। इतने सारे इंस्टीट्यूशन क्यों बनाई है गवर्नमेंट के पास, क्यों इतने मैन पावर है उसको? इसी से हमको आपको पकड़ने के लिए थोड़ी है कि मैं अंडा खरीदने आऊँगा तो उस पर मैं टैक्स दिया कि नहीं। और जो 500,000 5,000 करोड़ की कंपनी चला रहा है, आप उसके पीछे पावर लगाओ ना, उसके पीछे मैन पावर लगाओ, वहाँ चेक करो कि टैक्सेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं।